नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। नीति आयोग ने स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण को मजबूत करने के लिए व्यवहार्य परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3300 करोड़ रुपए से अधिक के फसल बीमा दावे लंबित हैं। संसदीय स्थायी समिति ने स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के कंटेंट और डिजाइन में सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की। संसदीय समिति ने प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने में बाधा डालने वाले मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया। और इस अंक में बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम योजना के बारे में। और नीति आयोग ने ज्ञान साझाकरण कार्यशाला आयोजित की और प्राकृतिक कृषि पर विशेष वेबसाइट लॉन्च की। और अब खबरें विस्तार से। इस अंक की सबसे पहली खबर अपशिष्ट प्रबंधन से। नीति आयोग ने स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण को मजबूत करने के लिए व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स प्रथाओं के अंगीकरण को सुविधाजनक बनाना है। भारत वार्षिक रूप से लगभग 49.8 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है और वर्ष 2050 तक अपशिष्ट उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अपशिष्ट के स्रोत पर पृथक्करण के कई लाभ हैं। ये दूसरे पृथक्करण की आवश्यकता को कम करता है, जिसके लिए पूंजी, ऊर्जा और भूमि की ज्यादा जरूरत होती है। इसके अन्य प्रकार के अपशिष्टों से दूषित होने की संभावना कम होती है, इसलिए इसका पुनर्चक्रण करने की अधिक संभावना है। स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण से लैंडफिल तक कम अपशिष्ट पहुंचता है। इससे प्रत्यक्ष रूप से एक लैंडफिल की उपयोग अवधि में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से नए लैंडफिल के लिए भूमि की मांग में कमी आती है। हालांकि स्रोत पर वेस्ट को अलग करने के समक्ष कई समस्याएं मौजूद हैं, जैसे कि अलग किए गए अपशिष्ट के लिए सीमित या अपर्याप्त बाजार, शहरी स्थानीय निकायों की अपशिष्ट और अलग किए गए अपशिष्ट की प्रबंधन क्षमता में विद्यमान अंतराल, इसके अलावा असहज उत्पाद, पैकेजिंग और कूड़ेदान का डिजाइन आदि। इस संबंध में नीति आयोग ने कई सिफारिशें भी की हैं, जैसे स्रोत पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों और दंडात्मक कार्रवाई का उपयोग, यानी कि अपशिष्ट उत्पादक से अपशिष्ट संग्रह शुल्क की वसूली, उत्पादों में अनिवार्य पुनर्चक्रण योग्य सामग्री, हरित सार्वजनिक खरीद नीति आदि जैसे उपायों को लागू करके अलग किए गए अपशिष्ट के लिए बाजार को मजबूत करना, पर्यावरण के अनुकूल या संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन नज यानी हरित प्रोत्साहन को अपनाया जाना चाहिए। अगली खबर कृषि जगत से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3300 करोड़ रुपए से अधिक के फसल बीमा दावे लंबित। लोकसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत एक उत्तर के मुताबिक वर्ष 2018-19 से फसल बीमा दावों में संपूर्ण भारत के किसानों को 3300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जाना लंबित है। ये देरी भुगतान विफलता और राज्य द्वारा सब्सिडी में विलंब की वजह से हो रही है। झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के किसानों के लिए भुगतान की सर्वाधिक राशि लंबित थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कई प्रीमियम दरों पर गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक व्यापक फसल बीमा प्रदान किया जाता है, जिसमें खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम 2% है, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। इच्छुक लाभार्थी किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान हैं। आपको बता दें कि बीमा की यूनिट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए वर्ष 2020 में इस योजना में सुधार किया गया था। इन सुधारों में शामिल है सभी किसानों के लिए नामांकन को स्वैच्छिक बनाना। हालांकि इससे पहले ऋणग्रस्त किसानों के लिए ही बीमा अनिवार्य था। और दूसरा सुधार था प्रीमियम सब्सिडी के केंद्रीय हिस्से को सिंचित क्षेत्रों के लिए 50% से घटाकर 25% और असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% करना। 50% या उससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा वाले जिलों को सिंचित क्षेत्र या जिला माना जाएगा।
अगली खबर शिक्षा क्षेत्र से। संसदीय स्थायी समिति ने स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के कंटेंट और डिजाइन में सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की। पाठ्य पुस्तकों में गैर ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भों की पहचान करने के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति का उद्देश्य भारतीय इतिहास के सभी चरणों का आनुपातिक संदर्भ सुनिश्चित करना और महान उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना था। समिति ने सिफारिशें की हैं कि पाठ्य पुस्तक के कंटेंट, ग्राफिक्स और लेआउट, पूरक सामग्री एवं शैक्षणिक दृष्टिकोणों से संबंधित अनिवार्य मानकों को विकसित किया जाना चाहिए। चित्रों, ग्राफिक्स, QR कोड और अन्य ऑडियो विजुअल कंटेंट के उपयोग के माध्यम से बच्चों के अधिक अनुकूल पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है। प्राथमिक विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों को 2 उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए। इसके तहत शिक्षा के मुख्य घटकों यानी कि पढ़ने और लिखने को एक मजबूत आधार प्रदान करना है और छात्रों में जिज्ञासा पैदा करना है। समिति ने सिफारिश की है कि पाठ्य पुस्तकों में उन विभिन्न राज्यों और जिलों के अब तक अज्ञात उन पुरुषों और महिलाओं के जीवन विवरण को शामिल करना चाहिए जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय इतिहास, गौरव तथा एकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। समिति का कहना है कि ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और स्वतंत्रता सेनानियों के गलत चित्रण में सुधार किया जाना चाहिए। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में अपनाई गई शैक्षिक पद्धतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। साथ ही उन पद्धतियों को शिक्षकों के लिए एक आदर्श संदर्भ के रूप में स्थापित करने के लिए उन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा दर्शन, विज्ञान, गणित आदि क्षेत्रों में प्राचीन भारत के योगदानों को भी पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना चाहिए। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित है। संसदीय समिति ने प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने में बाधा डालने वाले मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया। वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति ने ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में समिति ने विचार व्यक्त किया है कि घरेलू बाजार और निर्यातकों के हितों को संतुलित करते हुए FTA पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। FTA 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में मौजूद बाधाओं को कम करने के लिए हस्ताक्षरित एक समझौता है। आइए अब आपको बताते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा रेखांकित की गई प्रमुख चिंताओं के बारे में। वर्ष 2020 में 15.73% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए भारत का निर्यात वर्ष 2019-20 की तुलना में संकुचित हुआ है। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट RODTEP योजना के लिए बजट आवंटन इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के साथ FTAs नहीं किए गए हैं। इस कारण जब घरेलू निर्यातक अन्य निर्यातक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो उन्हें अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में हानि का सामना करना पड़ता है। आइए अब आपको बताते हैं संसदीय समिति की मुख्य सिफारिशों के बारे में। समिति के मुताबिक भारत को मौजूदा मंदी से उबरने और वैश्विक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन में प्रयासों को तेज करना चाहिए, निर्यात बास्केट का विस्तार करना चाहिए और नए निर्यात बाजारों में प्रवेश करना चाहिए। अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ FTA पर हस्ताक्षर करने में बाधा उत्पन्न करने वाले मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए। RODTEP योजना को कम से कम 5 वर्षों तक या भारत की ब्याज दरों के प्रतिस्पर्धी देशों की ब्याज दरों के बराबर होने तक विस्तार प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEOP को क्षेत्र विस्तार का उपयोग करके और कच्चे पाम ऑयल उत्पादन में वृद्धि करके देश में खाद्य तेल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य आयात के बोझ को कम करना है। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने 133.5 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया था। इसमें पाम ऑयल की हिस्सेदारी लगभग 56% थी। इस योजना में वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर बढ़ाने और अंततः 10 लाख हेक्टेयर रकबे का लक्ष्य पूर्ण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल पाम कार्यक्रम को समाहित कर लेगा। योजना में ये प्रावधान भी किया गया है कि एक निश्चित अवधि के बाद नियम कानून स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसकी तारीख 1 नवंबर 2037 तय की गई है। पाम ऑयल को चावल, केला और गन्ना जैसी फसलों की तुलना में कम जल की आवश्यकता होती है। आइए अब आपको बताते हैं इस योजना के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। ये पाम ऑयल उत्पादकों को उनके पाम के ताजे फलों के गुच्छों के लिए मूल्य आश्वासन प्रदान
करेगा। वर्तमान में इन गुच्छों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कच्चे पाम ऑयल कीमतों में उतार चढ़ाव से संबंधित हैं। योजना का एक अन्य फोकस इनपुट या हस्तक्षेपों, वृक्षारोपण, रखरखाव और अंतर फसल हस्तक्षेपों सहित सभी के लिए समर्थन में पर्याप्त वृद्धि करना है। NMEOOP के तहत पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नीति आयोग ने ज्ञान साझाकरण कार्यशाला आयोजित की और प्राकृतिक कृषि पर विशेष वेबसाइट लॉन्च की। प्राकृतिक कृषि को रसायन मुक्त खेती और पशुधन आधारित खेती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे शून्य बजट प्राकृतिक खेती के रूप में भी जाना जाता है। ये एक विविधतापूर्ण कृषि प्रणाली है। ये फसलों, वृक्षों और पशुधन को एकीकृत करती है। इससे कार्यात्मक जैव विविधता का इष्टतम उपयोग होता है। सुभाष पालेकर, जी नम्मालवार और आचार्य देवव्रत प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण योगदान करता है। प्राकृतिक कृषि किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। ये कई अन्य लाभ भी प्रदान करती है, जैसे कि मृदा की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। इसे केंद्र प्रायोजित योजना परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के रूप में प्रचारित किया जाता है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं या परंपराओं को बढ़ावा देना है, जो बड़े पैमाने पर मल्चिंग तथा गाय के गोबर और मूत्र के संयोजन के उपयोग पर बल देने के साथ साथ कृषि भूमि पर ही बायोमास पुनर्चक्रण पर आधारित है। ये सभी प्रकार के सिंथेटिक रासायनिक इनपुट के प्रयोग को प्रतिबंधित करती है। कई अध्ययनों ने उत्पादन में वृद्धि, संधारणीयता, जल की बचत, मृदा स्वास्थ्य और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के संदर्भ में प्राकृतिक कृषि, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की प्रभावशीलता की पुष्टि की है। आइए अब जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। भारत के जीडीपी में 8.4% की वृद्धि दर्ज हुई। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी में एक वर्ष पहले की तुलना में 8.4% की वृद्धि हुई है। ये प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सबसे तेज विकास दरों में से एक है। आपूर्ति पक्ष पर कृषि विकास से सहायता मिली है, साथ ही सेवा क्षेत्र की समृद्धि को भी गति प्राप्त हुई है। इसका कारण ये है कि वित्तीय और रियल एस्टेट क्षेत्रों के साथ साथ संपर्क गहन सेवाओं में भी सुधार हुआ है। मांग पक्ष पर निवेश वृद्धि से समर्थन प्राप्त हुआ है। अगली खबर है प्रमुख क्षेत्रक उद्योग। अक्टूबर महीने में 8 प्रमुख क्षेत्रक उद्योगों यानी कोर सेक्टर के संयुक्त उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% की बढ़त देखने को मिली है। 8 प्रमुख क्षेत्र के उद्योग हैं: रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के भारांश का 40.27% हिस्सा है। क्योंकि ये 8 उद्योग व्यापक अर्थव्यवस्था की कार्यात्मकता में आवश्यक बुनियादी या मध्यवर्ती घटक हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का मानचित्रण अर्थव्यवस्था की स्थिति की एक मौलिक समझ प्रदान करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ये सर्वेक्षण जनवरी से मार्च 2021 के लिए है। इसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR 47.5% थी, जो कि एक वर्ष पहले 48.1% थी, यानी कि इसमें गिरावट आई है। LFPR जनसंख्या में श्रम बल यानी कि कार्यरत या कार्य की तलाश या कार्य करने के लिए उपलब्ध व्यक्तियों का प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़कर 9.3% हो गई है। वहीं बेरोजगारी दर श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत है। चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम। उत्तराखंड सरकार ने इस अधिनियम को वापस लेने की घोषणा की है। इससे उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। UCD-DMB का गठन चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया था। ये नीतियों को तैयार करने, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने आदि की शक्तियों के साथ मंदिरों के प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय था। इस बोर्ड के तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इन 4 प्रमुख मंदिरों सहित 53 मंदिर और इन मंदिरों के आसपास स्थित अन्य मंदिर शामिल थे। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति SLSSC की बैठक में राजस्थान के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति के प्रावधान के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं पर विचार और अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति यानी SLSSC के गठन का उपबंध किया गया है। SLSSC जलापूर्ति योजनाओं या परियोजनाओं पर विचार करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के
रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का एक नामित व्यक्ति इस समिति का सदस्य होता है। युवाओं के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई कार्यक्रम के तहत शीर्ष 20 परियोजनाओं के रचनाकारों के साथ वार्ता की है। ये सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 से 12वीं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसे मई 2020 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन माइटी और इंटेल इंडिया द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए तैयार रहने के लिए सशक्त बनाना और भारत में एआई कौशल में मौजूद अंतराल को कम करने में मदद करना है। ये संपूर्ण भारत के सरकारी स्कूलों के छात्रों तक पहुंचने और उन्हें समावेशी तरीके से कुशल कार्यबल का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। बारबाडोस। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख पद से हटाने के बाद बारबाडोस विश्व का सबसे नया गणराज्य बन गया है। बारबाडोस दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी ब्रिजटाउन है। इसके पड़ोसी देशों में सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस तथा त्रिनिडाद और टोबैगो शामिल हैं। ये प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। माउंट हिलेबी इसका उच्चतम बिंदु है। यहाँ कोई महत्वपूर्ण नदियाँ या झीलें नहीं हैं और केवल कुछ धाराएं, झरने और तालाब पाए जाते हैं। नागर विमानन मंत्रालय साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच समुद्री विमानों के संचालन को व्यवहार्य बनाने के लिए उपाय कर रहा है। साबरमती नदी मॉनसून सिंचित नदी है जो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं हमाव, गुहाई, हथमती, खारी, मेशवा, मजम, वात्रक, मोहर और शीधी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती के तट पर स्थित है। क्यूहुटिसुका सचिकारुम ये एक नया समुद्री सरीसृप है। ये लगभग 130 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक क्रोटेशियस युग के अंतिम जीवित इक्थियोसारस में से एक है। इसका जीवाश्म मध्य कोलंबियाई क्षेत्र में पाया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।